नमस्कार, न्यूज और के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए उलटफेर के बाद अब यूपी की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के सहयोगी दल दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूटी है, उसी तरह यूपी में अब समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। यही नहीं, इनका दावा है कि 2024 से पहले यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जयंत चौधरी की रालोदा भी सपा छोड़ देगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारा विषय है महाराष्ट्र की लड़ाई क्या यूपी में आई। महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल पर केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले ने दावा किया है कि अजीत पवार की तरह यूपी में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सपा गठबंधन और अखिलेश यादव को झटका दे सकते हैं और सपा गठबंधन में भी फूट होने की संभावना है। जयंत चौधरी भी अब बीजेपी में आ सकते हैं। सुनिए रामदास आठवले अध्यक्ष आरपीआई ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया है कि यूपी में सपा के कई नेता पाला बदलने की तैयारी में हैं। ये विधायक प्रदेश सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि सपा के कई विधायकों ने उनसे संपर्क किया ताकि वो मध्यस्थता करवाकर उन्हें बीजेपी में शामिल करवा दें। रालोदा और सपा का तालमेल ठीक नहीं चल रहा। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ लोग आते हैं, पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं कि इनसे मिलने का कोई जुगाड़ बताइए, उनके बात क्या है, तब वो बताते हैं तो उनको रास्ता बताते हैं। एनसीपी में टूट के बीच यूपी की सियासत गर्मा गई। ओपी राजभर और आठवले के बयान पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि कुछ लोग हल्के लोग हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं, चुनाव आने पर दुकान चलाते हैं, हम ऐसे लोगों से मिलते भी नहीं। सुनिए शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। तो लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में टूट फूट की आशंका है। और टूट फूट कहां होगी? जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है यानी कि सपा में टूट फूट के आसार लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ के विधायक सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो पहले सपा के साथ थे, उससे पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब किसके साथ हैं इनका कुछ अता पता नहीं। लेकिन इनका कहना है कि कुछ लोग हमसे मिलते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, हमें
बीजेपी से संपर्क करना है, हमें कोई रास्ता बताइए, तो ये रास्ता बताते हैं। खुद किस रास्ते पे हैं कुछ पता नहीं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले, इन्होंने भी कहा है कि अब बारी महाराष्ट्र के बाद यूपी और बिहार की है। यूपी में इन्होंने साफ साफ कहा कि जयंत चौधरी सपा के गठबंधन को तोड़ सकते हैं और सरकार में यानी कि बीजेपी से मिल सकते हैं। ये तमाम कयास हैं और चर्चाएं हैं। यूपी की राजनीति में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने वाली है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वीर सिंह जादौन जी, बीजेपी नेता, उमेश यादव, एसपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। चंचल यादव सपा प्रवक्ता, अंकुर सक्सेना आरएलडी प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करेंगे उमेश यादव जी से। उमेश यादव जी, सुबह सपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को यह पहले ही पता चल जा रहा है कि जो नेता हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए। बीजेपी के एजेंट हैं क्या सुबह सपा, कि उनसे संपर्क करेंगे कि हाँ हमारे रास्ता बताइए तो रास्ता दिखाएंगे? जी उमेश यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़े से प्रश्न हमारे तीखे होते हैं लेकिन वाजिब होते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उमेश यादव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो अंकुर सक्सेना आरएलडी प्रवक्ता, हम आपके पास आना चाहेंगे। अंकुर सक्सेना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सवाल यहां पर यह है कि आप सपा के साथ बिल्कुल आप सपा के साथ गठबंधन में हैं और चुनाव भी लड़ा, सीटें भी जीती। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की राह तलाश रहे हैं कि हम उसके साथ चले जाएं और सरकार में शामिल हो जाएं, कुछ लाभ भी हो जाए। देवेंद्र जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है और विभिन्न समाचार चैनलों पर लगातार ये बात भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्षी दलों में और विशेषतः राष्ट्रीय लोक दल के ऊपर या समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में इस तरीके की अफवाहों को नहीं, अगर जो बीजेपी की स्थिति गड़बड़ चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो आरएलडी की स्थिति बहुत सही चल रही है क्या? नहीं, सवाल तो ये है कि हमने कब दावा किया हम बहुत अच्छे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की दो कील ठोकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता से दूर हो। हमारा मेन उद्देश्य तो सांप्रदायिक शब्द लेकिन रामदास आठवले जी का कहना है, जी बिल्कुल इसे दुरुस्त कराते हैं हम इसको दुरुस्त कराते हैं, लेकिन रामदास आठवले जी का ये कहना है कि जयंत चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उनकी पार्टी भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। जी, इसमें कितनी सत्यता है? व्यक्तिगत विचार है या उनकी अपना आकलन है? राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से इस बात को पूर्तियां नकार दिया गया है और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पुनः प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन विपक्ष के रूप में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और ये गठबंधन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा। ठीक है, सत्ता को बेदखल करेगा, लेकिन एक सवाल और भी उठता है। ये सवाल पूछ करके हम अन्य मेहमान के पास जाएंगे क्योंकि वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर जो आरएलडी बीजेपी में शामिल हो जाते, माफ कीजिएगा,
बीजेपी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हो जाती है, उससे गठबंधन कर लेती है, तो इसमें गलत क्या है? सरकार उसकी है, सरकार के साथ रहेंगे तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम भी कर पाएंगे, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आखिर विकास के लिए ही तो आप... ये नहीं है कि आप जी देवेंद्र जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपने पूछा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस सत्ता चलिए ठीक है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ दिक्कतें हैं तकनीकी खामी की वजह से, उसे जल्दी से ही सही कर लिया जाएगा। हम आना चाहेंगे बीजेपी प्रवक्ता के पास, वीर सिंह जादौन जी आपके पास। वीर सिंह जादौन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी। सवाल थोड़े तीखे होंगे सर, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बिना तीखे सवालों के जो जवाब आपका आना है वो आ नहीं पाएगा। बात यह है कि वास्तव में जनता ने आपको हर जगह जिताया है, सर आँखों पे बिठाया है, और कुछ विपक्ष भी कुछ किया है तो उनको भी सीटें आई हैं। तो हर जगह जोड़ तोड़ की राजनीति, ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छी है क्या? नहीं, आपका सवाल तो सही है कि अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती जो जोड़ तोड़ का काम करे। जब ये बताओ, अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। जो आदमी हमारे पास आना चाहता है, देश का विकास चाहता है, प्रदेश का विकास चाहता है, तो आ जाए, उसका स्वागत है। नहीं, ये विकास का कौन सा पैमाना बीजेपी के... नहीं, आप हमें ये बताइए कि बीजेपी ये विकास का कौन सा पैमाना गढ़ ली है कि बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो देश का विकास होगा, बीजेपी के साथ नहीं आएंगे तो देश को गर्त में ढकेल देंगे? ये कौन सा पैमाना है, जरा हमें समझाइएगा। नहीं, बीजेपी के साथ आने का मतलब नहीं है। हाँ, मतलब आने का ये कि जो सरकार में बीजेपी है, आप अपने क्षेत्र का विकास तभी कर सकते हैं जो सरकार में शामिल है। बिना सरकार के शामिल के आप विकास कैसे करेंगे, बताइए। मतलब इस सिद्धांत पे चल के तो विपक्ष को आपके साथ हो जाना चाहिए, आपके हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, एक विपक्ष होना भी नहीं चाहिए। अब उनको वो राजनीति स्टाफ की कर ही रही है। हाँ। जहाँ विकास होता है वहाँ वो राजनीति करते हैं। नहीं, विपक्ष का काम है कि सही गलत देखना कि सरकार क्या कर रही है। संविधान बनाने वाले ने सब चीज सोच समझ करके बनाया है, जो अधिकार दिए हैं विपक्ष को रखा है, तो उसका भी निंदक नियरे राखिए। अगर निंदक आपके पास है तो आप अच्छा काम करेंगे, नहीं तो निरंकुश हो जाएंगे। आप पे अंकुश लगाने के लिए अगर जो विपक्ष है, तो ये कौन सी विकास की परिभाषा आप लोग कर रहे हैं? तो विपक्ष अपना मजबूत रहे, उसका स्वागत है विपक्ष का। जी, उसकी मजबूती को हम तोड़ रहे हैं। चलिए चंचल जी हम आपके पास आना चाहेंगे। चंचल यादव, सपा प्रवक्ता। सपा प्रवक्ता चंचल यादव, हम आपके पास आना चाहते हैं। यादव जी, सवाल यहां पर यह है जी, उमेश यादव जी हम आपके पास आएंगे, क्योंकि चंचल यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। उमेश यादव जी, आपसे भी मैंने मेरे प्रश्न का जवाब आपसे नहीं हो पाया, माफ़ कीजिएगा। हम एक बार फिर कहेंगे कि मेरे सवाल थोड़े से तीखे होंगे, दिल में चुभते जरूर हैं, लेकिन सत्यता के करीब होते हैं, और अगर जो चुभ जाए मेरे सवाल तो मुझे पहले ही माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ी के साथ आपसे सवाल कर रहा हूं कि जैसा ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमसे भी लोग संपर्क हैं, वो रास्ता बताए हैं कि बीजेपी से संपर्क हो जाए और जा करके हम वहां मिल जाएं, बातचीत हो जाए। बीजेपी के एजेंट हैं क्या आप लोग? हम जिसके साथ जाते हैं वही सरकार, और एजेंट तो हमारे पास सारे लोग भैया हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। एजेंट सिर्फ हम नहीं करते हैं, एजेंट अन्य पार्टियां हमारे पास भेजती हैं, और हम आपके संज्ञान में कहना चाहते हैं कि हमें एजेंट की आवश्यकता नहीं है। जनता ने हमें इस लायक बता दिया है कि सारे दल
हमारे पास एजेंट भेजते हैं कि हमारे साथ आ जाओ तो हम उत्तर प्रदेश में कुछ कर दिखाएंगे। तो एजेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। आपके तीसरे सवाल का उससे भी सीधा जवाब ये है कि हम एजेंट सारे 10 एजेंट हमारे पास भेजते हैं। आपने एक बात कही है, और हमारे विधायक हैं आपके तीसरे जी आपकी ऐसे मुद्दे आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ चुके हैं। प्रदेश में हमारे बिना अब कोई सरकार नहीं बन सकता और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम जिसके साथ जाएंगे वही करके जाएगा, बिजली की गद्दी पर बैठेगा। अब एक सवाल और पूछ लें आपसे, एक सवाल और पूछ लें आपसे। आप कह रहे हैं हम जिधर जाते हैं वो पार्टी सरकार बना लेती है। जी सर, सपा के साथ गए थे विधानसभा चुनाव में, हुआ क्या? देखिए वो तो उनके कर्म थे। हम उनके साथ गए थे तभी तो 47 से 111 पे पहुंचे, गठबंधन में 125 पे पहुंचा। भाई आप मुद्दा में क्यों जान सकते हो? हमने तो 47 से 125 पूर्वांचल तो 13-8-9 जनपदों में 13 निकाल जाते 21 से 24 हो गई। 47 से 25 पहुंच गया। उमेश यादव जी, मध्य प्रकाश ठीक है, तो हम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, तो अगर जो अगर आप नेटवर्क में आ जाएं तब तक चंचल यादव जी इशारा कर रहे हैं, हम आपके पास आ भी रहे थे, तो आप पहले कुछ कहना चाहते हैं, अपने उद्गार व्यक्त कर लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। जी चंचल यादव जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है केवल डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रही है। पूरे देश में आपने देखा होगा जिस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, काम करने की पूरी साजिश की, और ये अंग्रेजों की। आज रही बात आदरणीय ओम प्रकाश राजभर में, मैं अपने पैनलिस्ट साथी जो हमारे बैठे हैं उनकी बात तो नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे पता है कि तो भाजपा के लोगों को बीजेपी के बारे में लिख दी जाती है क्या बोलना है, केवल सपा के बारे में ही आपको जो है बोलना है। मेरा सवाल ये है, आपसे भी है और हमारे साथियों बैठे हैं, आप बताओ जो भारतीय जनता पार्टी से 2017-18 में आपने गठबंधन तोड़ा था, 18-19 में जो भी, वो किस आधार पे तोड़ा था? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते तो वो नहीं हुई, जाति जनगणना की बात करते तो वो नहीं हुई, आरक्षण को लेकर मुखर रहते तो वो नहीं हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा बदला है? क्या बीजेपी के लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है? और हालत तो ये है, मैं आपको बता दूं, ये लोग और ज्यादा डबल ट्रिपल सिस्टम में जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पहले कंपेरिजन में। जैसे आपने देखा 69 यूपी ट्रिपल एसपी द्वारा जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी की शिक्षक सारी यूनिवर्सिटीज में, अगर आपने देखा होगा पूरे देश की इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जिस तरीके से जाति के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, और आपने देखा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो नियुक्तियां हो रही हैं जो केवल एक जो 13.2 लागू करके, क्या हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर साहब जो पहले सब बातें किया करते थे, क्या उस सब बातों को भूल गए? और आज हालत ये है जिनका कोई खुद ठिकाना ही नहीं है। अगर आप देखें आज खुद बेचारे, उनके पास कहते हैं मैं रास्ता दिखाने वाला हूं, उनके पास खुद ये नहीं पता कि मंजिल कहाँ आपकी है, केवल दुकान खोल के बैठ गए हैं, अनाप शनाप बोलना है। जब आपके पास और आज आदरणीय राजभर साहब की हालत ये है, नहीं, जब आपके पास आए थे, सपा के पास आए थे, तो मंजिल मिल गई थी क्या? क्योंकि समाज के ठेकेदार अब बन के बैठे हैं, वो हमारे राजभर साथी में जाता हूँ बराबर, पूछते हैं कि जिस तरीके से यही राजभर साहब 2022 में घंटा बुलंद किए हुए थे, चल सन्यासी मंदिर जा घंटा बजा बोला करते थे, क्या बीजेपी के चाल चरित चेहरा में कोई परिवर्तन जनता के बीच में आप जाओगे क्या कहोगे? आपने क्यों छोड़ा था?
तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जैसे भी आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों बोला था उन्होंने, एक पार्टी की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे। अगर आपको मुलायम सिंह यादव के लड़के को ये लैंग्वेज थी, मैं सोच रहा था कि बताइए कि प्रधानमंत्री जिनको पद्मश्री भूषण का अवार्ड मिला हो, सोचिए उसको आप जो है इस तरीके से आप ये शब्द यूज कर रहे हो कि मुलायम सिंह के लड़के के बेटे अखिलेश को वोट देना, इस तरीके से शब्द, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। हमारे साथी बैठे हैं और ये एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी की बात कर रहे थे, यही बात इनकी पार्टी के नेता के लिए बोलेंगे। ठीक है, अगर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के अरविंद अरुण को वोट देना होगा तो सुभाषपा को वोट करना, उनको आगे बढ़ाना हो तो उनको आगे, न जाने क्या क्या इतनी खामियां इनमें दिख रही हैं आपको? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में और उनमें इतनी खामियां आपको दिख रही हैं, जब आपके पास आए थे तो ये खामियां नहीं दिखी थी? देखिए कहावत है ना, देखिए सिंपल सी बात थी कि जब ये आए थे तो लगा था कि भाई चलिए कुछ परिवर्तन है इनके अंदर, लेकिन इनकी आदत यही है, मैं सजान तक फील कर पाया हूँ कि जिस थाली में खाएं वही छेदा करेंगे। चलिए, तो आप भी मानते हैं ना कि बीजेपी की थाली में खाए और वहाँ छेद करके आए? चलिए, नहीं, ये आप मानिए ना कि बीजेपी के थाली में आए तो वहाँ छेद किए, अब आपकी थाली में खाए तो वहाँ छेद किए। अब देखिए कहाँ छेद करते हैं। ठीक है, हमारे साथ बीएसपी नेता, हमारे बीजेपी में दो धारा हो गया है कि राजभर जी को लिया जाए कि ना लिया जाए। आदरणीय अमित शाह चाह रहे हैं लिया जाए, चलिए मुख्यमंत्री चाह रहे हैं नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बीएसपी नेता डॉक्टर विप्लव चौधरी और इन्हीं के पार्टी के जो अनिल राजभर हैं बीजेपी के, वो चाह रहे कतई नहीं लेना है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर विप्लव चौधरी, धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र में एक खेला हुआ और अब यूपी में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां भी खेला होगा। इस खेला में आप तो राजनीति में हैं, बीएसपी नेता हैं, इस खेला में खेला कौन करेगा और बीएसपी क्या करेगी? सबसे पहले धन्यवाद आपका देवेंद्र कुशवाहा जी, आपका बहुत नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र है, उनको वाई हुक और वाई क्रुक सिर्फ सत्ता से मतलब है। उनको समाज के मुद्दों से, समाज के जो मुख्य एजेंडा है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना उनका एक टारगेट होता है, और वह महाराष्ट्र में हमने देखा भी, वह और उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश में हमने कुछ 2020 में देखा था, हमने राजस्थान में भी देखा, हमने हर तरीके से देखते आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की बात जब हो रही है कि समाजवादी पार्टी, जो आदरणीय राजभर जी ने कहा है, उसमें समाजवादी पार्टी को हम हमेशा कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस तरीके से मैनेज किया जाए, एक लाइन रहे, वो ध्रुवीकरण बहुत आसानी से हो सके। और ये कोई नई नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी गठबंधन है। और राजभर जी के विषय में ये कह सकते हैं कि राजभर जी अपनी केवल बार्गेनिंग कैपेसिटी चेक करते रहते हैं समय समय पर, कि मुझे कहाँ रहना है, मेरी अभी स्टेटस क्या है और वो कहाँ पर किसके साथ जाना है, तो राजभर जी अपना देखते रहते हैं। अभी हमारे मित्र चंचल जी कह रहे थे कि आरक्षण के मसले पर राजभर जी ने 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा, और कल निषाद जी की भी मैं एक देख रहा था जिसमें अपने कार्यकर्ताओं से अपनी आरती करवा रहे थे। तो दोनों लोगों के बीच में निषाद जी और राजभर जी, दोनों लोगों ने आरक्षण के मसले पर अपना गठबंधन और ये किया भी था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 17 में राजभर जी ने तोड़ा भी था। लेकिन चंचल जी को आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए मुझे इसलिए थोड़ी सी ज्यादा, चंचल जी उस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस दल में लोकसभा में बात, ठीक है आपकी बात समझ में आ गई। प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध किया। आपने यहाँ पर डिमोशन कराया था अनुसूचित जाति के लोगों का उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी तो आरक्षण की बात ना ही करे। चलिए, ठीक है। राजभर जी ने और निषाद जी ने जिस तरह से ठगा है लोगों को पूरे प्रदेश में, ये सभी जानते हैं, और आने वाले चुनाव में पता है वो सिर्फ आपने एक बात कही है बीजेपी को लेकर के, कि हम कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं। आपने बीजेपी को लेकर के एक बात कही है कि राजनीति उनको करना है किसी भी तरीके से,
तो राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी, आप नहीं बताइए। सर, मैंने ये नहीं कहा राजनीति करना है, मैंने सत्ता चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, किसी भी स्थिति में चाहिए, वाई हुक और वाई क्रुक। नहीं तो राजनीति काहे के लिए की जाती है? बीएसपी राजनीति काहे के लिए करती है? सपा राजनीति काहे के लिए कर रही है? सर बिल्कुल सपा राजनीति करती है, लेकिन बसपा राजनीति करती है बहुजन समाज के मुद्दे के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के लिए। लेकिन राजनीति करने का मतलब तो ये नहीं होता सामाजिक संस्था एक रजिस्टर्ड करा लीजिए और समाज की सेवा कीजिए। किन्हीं भी मुद्दों को दबा दिया जाए, समाज के मुद्दे प्रथम होते हैं, तो प्रथम नहीं होती बीएसपी है। नाम से एक सामाजिक संगठन रजिस्टर्ड कराइए और जाकर के समाज की सेवा कीजिए। राजनीति क्यों कर रहे हैं? समाज पार्टी जी, देवेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन का है, ये हमारा एजेंडा भी है। तो इसको सामाजिक वीर सिंह यादव जी के पास हम जाना चाहेंगे। सर, हमारे पास समय बिल्कुल भी कम है, जल्दी से हमारे साथ मेहमान भी हैं, जल्दी से आप लोग जल्दी से ही आप लोग जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारे मेहमानों से निवेदन है। वीर सिंह यादव जी, राजनीति करती है सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहें। लोगों के दुख दर्द से कोई विशेष मतलब नहीं होता, राजनीति के आदर्श से मतलब नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति कर रहा है, राजनीति के आदर्श से उससे मतलब नहीं है। कूटनीति हो रही है, राजनीति नहीं हो रही है, और सबसे ज्यादा इल्जाम बीजेपी पे लग रहा है। तो जवाब दीजिए आप। नहीं, हर दल कह रहा है कि बीजेपी राजनीति करती, तो राजनीतिक दल तो आप भी हैं। सपा बसपा की टीम है, बीजेपी सपा को कह देती बीजेपी टीम है, और सपा बसपा ये सब चुनाव भी एक साथ लड़ते हैं। लेकिन भारतीय तो इनको सबको पता कि बीजेपी के अलावा किसी को नहीं आना है, और इसका नहीं है। इन्होंने सब कुछ देख लिया, एक साथ चुनाव लड़के भी देख लिया, अलग अलग चुनाव लड़के भी देख लिया। लेकिन जो तोड़ फोड़ वाली बात है ना सर, इस समय की राजनीति में, ये इस समय के जो देश के परिदृश्य पर जो दिख रहा है ना, 10 सेकंड चाहिए मुझे। नहीं, जो तो आप क्या इतने कमजोर हैं जो टूट जाते हैं? आप ऐसे व्यक्ति को क्यों रखते हैं अपने साथ जो टूट जाए? 10 सेकंड चाहिए क्यों? जी चंचल जी अपनी बात रखिए। पार्टी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर मऊ से, उन्होंने आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए क्या क्या शब्द यूज किए थे, और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, तो गोवा हंसे ऐसे चलनिया जिसमें 72 छेद। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम इन सब बातों का प्रयोग न करें। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं विपक्षी पार्टियों के लिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, और शायद ही वहां पे जाएं जिनके समाज के लोग सबसे ज्यादा बहिष्कार करेंगे। तो ये सच्ची बात है। आप देखिएगा जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष से जारी हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को 2024 में घोड़ा उठा के चलने का वक्त आ गया है। ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो भी वादे करके जनता के बीच में लोग आए थे, तो झोला सिलवा के आप रखे हैं क्या? झोला सिलवा के आप रखे हैं? चंचल जी, करने की बात हो, चाहे आपने झोला उठा के प्रधानमंत्री जी चलेंगे तो झोला आप देने जाएंगे की बात हो, अरे सफाई की बात हो। सर, प्रधानमंत्री के पोस्टर लग रहे हैं जन्मदिन पर अखिलेश यादव के। पोस्टर लगाने से प्रधानमंत्री कोई होता है? आप बताइए। नहीं देखिए देवेंद्र जी, सुनिए देखिए, आपने देखा होगा कीजिए ना सर, पोस्टर लगाने की जहां तक जनता की नब्ज पकड़िए, जिनके जनता की नब्ज पकड़िए। उत्तर जनता की प्रदेश नब्ज तो पकड़ी है। संभल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो काम किए हैं, ये हमारे एक काम नहीं बता पाएंगे कि लखनऊ के अंदर एक कोई काम बता दीजिए जिसका मुख्यमंत्री बताइए। यादव जी बताइए, उसके बाद हम जाएंगे उमेश यादव जी के पास। एक कोई काम बता दें, एक कोई काम चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी कह रही है जब काम नहीं किया तभी तो आपकी वापसी नहीं हो पा रही है। इतने अच्छे काम किए, अरे चुनाव आप भी हारे हो, 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 चुनाव हारे हो। इस मुगालते मत रहो। नहीं, हम तो आपकी
ना, हम तो आपके अरे नियम में जादव काम जी, कर आप रहे बता हैं। दीजिए, नाम आप बदलने अपने का नियम कितना में बड़ा जब काम कर कार्यक्रम रहे है हैं तो आपका। क्यों नहीं वापस आ रहे हैं? अरे कोई काम बता दो ना, चिंता मत करो, कोई अभी भी काम बता दो अभी जिससे भी मुख्यमंत्री ने जीरो पे ही शिलान्यास रहेंगे, किया हो, जीरो जिसका पे। उद्घाटन किया हो ना। चलिए ठीक है, ठीक एक है कोई सिंगल प्रोजेक्ट बता दो उमेश जी। और जो इन्वेस्टर सबमिट करते हैं उद्घाटन तो तो कहा मैच जाता है वाली काम ये सफाई में नहीं किया था। उमेश जी, बातें जुमलेबाजी से ड्रेस नहीं चलने वाला जिस है। दिन से सरकार जनता जान गई है जिस दिन से और आपको सरकार उठा के चली गई, फेंकने का सफाई में नाच समय बंद इंतजार हो कर गया। रही है। चलिए उमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, चंचल भाई को ये जो दर्द है कि वो हरिनारायण सांसद जी जो माननीय ओम प्रकाश जी के लिए कह रहे हैं, देखिए वो तो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। पूरा जो उनका क्षेत्र है, आप अगर पूर्वांचल से आते हैं तो उन्हें बेहतर जानते होंगे। और कहलवा कौन रहा है? अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद जो राजवर समाज है वो पूरे प्रदेश का और बिहार तक हमारे साथ खड़ा है। वो लोडर है, हमारे नेता लीडर हैं, दोनों में अंतर है। और कहलवाने के आंतरिक रूप से कैसे खड़ा रहेगा? आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात की थी जी, जाति जनगणना की बात की थी, क्या बीजेपी का चाल से तभी हमने 18 जाने के लिए उत्सुक हैं? तभी 18 महीने के चलते हुए जहाज से हमने उतरने का काम किया। 18 महीने बाद हम सत्ता से उतर के चले गए और आज तक यही तो आपके सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे राजभर साहब क्यों जा रहे हैं? क्या बीजेपी का चाल से चेहरा बदला है? समाज पूछ रहा है, यही हम सवाल बता है। रहे हैं। आप कतई परेशान मत होइए, आप कतई परेशान मत होइए। हमने सामाजिक न्याय की रिपोर्ट के लिए और जो हमारे साथी ने परेशान होने की बात है, समान विचारधारा है, क्यों नहीं परेशान होंगे? हमारे एक साथी का अपमान होगा, आप अपने परेशान नहीं होंगे क्या? संभाल के रखिए। हमको हम लोग बीजेपी की तरह थोड़ी जनता हमको स्नेह कर रही है, जनता हमको आगे बढ़ा रही है। नहीं, चुनाव में नहीं उमेश आप यादव कितने भी लीडर तय करिए, जनता हमको लीडर बना रही है। और दूसरी बात, जो जिन बातों की आप कह रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम सत्ता के चलते वो जहाज से उतरने का हमने काम किया। जनता ने वो हमारा संघर्ष देखा, हमारी लड़ाई देखी, जो हम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आज भी हम उन्हीं मुद्दों को लेकर बीच जा रहे हैं। ठीक है उमेश यादव जी, हम आपके पास आएंगे। बीएसपी नेता हमारे पास डॉक्टर विप्लव चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विप्लव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से आप। जी विप्लव जी। मैं उमेश यादव जी से पूछ रहा हूँ, 2024 में सांसद बनने से सामाजिक न्याय पूरा हो जाएगा इनका? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ये बार्गेनिंग की। अच्छा विप्लव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2019 में जो बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ था वो क्यों टूट गया 15 दिन बाद? चुनाव के 1 महीने बाद मैं भी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि वो 1 महीने बाद बहन जी आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि आप जो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री का सेहरा पहनाने चले थे, आपकी पार्टी के 4 विधायक से 8 विधायक होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया? ऐसा क्या आप दोनों के बीच में डील थी कि आपकी दोनों दलों के बीच आंदोलन टूट गया और उसके बाद आप दूसरे की पिच पे बैटिंग मत करने आइए। आप अपनी पार्टी से संबंधित सवाल पूछिए, हमारे बीच आप दूसरे की 4 विधायक से 8 विधायक। आप सुनिए, हमारे नेता तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी से कहिए कि वो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी से कहिए, नीतीश जी से कहिए, ममता जी से कहिए कि वो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। आप में हिम्मत नहीं है कि भाजपा के अगेंस्ट देखिए उमेश जी, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। राजनीति में जो भी स्ट्रेटेजिक गठबंधन वो मीडिया के द्वारा नहीं किए जाते हैं। बार ओम प्रकाश राजभर जी का महज मीडिया में आकर के चलिए आप ऐसा करिए, अपनी नेता से कहिए, आप अपनी नेता को समझ दिलाइए। हम अपने नेता से निवेदन करेंगे, आप अपने नेता से कहिए और कुछ भी नहीं करते हैं। यदि वास्तविकता में ओम प्रकाश राजभर जी को कोई राजनीतिक गठबंधन करने का होता, यदि कोई और गठबंधन करने का उनकी इच्छा होती,
तो वह स्ट्रेटेजिक तरीके से बात करते हैं, मीडिया में आके गठबंधन की बात नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग करने की बात होती है। चलिए ठीक है, विप्लव भाई, अरे विप्लव भाई साफ साफ तौर पे कि हम पूर्वांचल में इतने मजबूत और भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान कर सकते हैं, हमें आप इतनी सीटों पर हमें मौका दीजिए, हम अपने सांसद बनाएंगे। देखिए, आप में क्षमता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप उनका सामना कर सके। चलिए ठीक है, तभी हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आपकी नेता को। ठीक है, हम छोटे दल है, लेकिन हम कह तो सकते हैं ना राजनीतिक दल होने के हिसाब से। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं आप आगे आइए, चलिए ठीक है, से बात करिए। अंकुर सक्सेना जी, नीतीश जी से बात अंकुर करिए। सक्सेना जी से हमारा सवाल ये है कि सपा के साथ कब तक रहना है? देवेंद्र जी, सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वो उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या, जो अन्य राजनीतिक दलों की उसको दौरे डाल रही है कि अन्य राजनीतिक दल उसके समर्थन देंगे तब वो उसकी पकड़। देवेंद्र जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी एक डिबेट है, मुझे जाना पड़ेगा। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, जी आप जारी रखिए, आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। जी, कहीं ना कहीं प्रश्न तो पार्टी के ऊपर लगना चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उपहास उड़ा रही है, क्यों अपने कार्यकर्ताओं का, अपने विधायकों का, क्यों अपने जनप्रतिनिधियों का मजाक बनवा रही है कि अपने और जो लोग टूट के जा रहे हैं वो क्या मजाक नहीं बन रहा, उस पार्टी का मजाक नहीं बन रहा वो तो। देवेंद्र जी, मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूं उसके बाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का उपहास इसलिए बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को इलेक्शन में उनके बुते और उनके सारे इलेक्शन लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के कैंडिडेटों को तोड़ रही है, विपक्षी दलों में सेंध मार रही है। राजनीतिक दलों से यह सहयोग और सारे के सारे 2024 की बेतरनी को पार कर ले। ठीक है, विप्लव चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम बीजेपी नेटवर्क चला गया था। मैं अपनी बात करूं जी, देखिए, हमारे साथी उमेश जी ने एक बात पूछी थी, वो बात रह गई थी कि हमारा 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों टूट गया। देखिए, ये इसका सवाल समाजवादी पार्टी दे सकती है कि उनका सबके साथ गठबंधन कैसे टूट जाता है। वो जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसका 15 से 20 दिन में ही उनका गठबंधन कैसे टूट जाता है। चाहे वे 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, 2019 में हमारे साथ गठबंधन हो और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की एक आधी कोई पार्टी बची होगी आप जो उनके दोनों साथ बता बची हो सकते गठबंधन हैं करने में। सर, सपा नहीं बता सकती, आप दोनों बता सकते हैं, उमेश यादव जी भी और विप्लव जी आप भी बता सकते हैं। ये दोनों बता सकते हैं चलता है, उसके पीछे मैं फायदेमंद होगा। नहीं सर, नहीं सर, डॉक्टर विप्लव चौधरी जी आप भी जानते हैं क्यों टूट जाता है, और उमेश जी भी बता सकते हैं क्यों गठबंधन टूटता है। बता दीजिए, अंकुर जी के लिए फायदेमंद होगा, बता दीजिए। अंकुर जी को अंकुर जी का भी गठबंधन इस निकाय चुनाव में लगभग टूट ही चुका है। आपने भी देखा है कि वो एक अपने अपने प्रत्याशी सबने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाए हैं, आरएलडी ने और समाजवादी पार्टी के लड़ाए। तो ये केवल गठबंधन कहने के लिए है, तो गठबंधन टूट ही चुका है और अंकुर जी इस बात को समझते भी हैं, उनके नेता भी इस बात को जानते हैं। ठीक है, अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा करने से बचे हैं निकाय चुनाव में। ठीक है, तो ये अंकुर जी भी जानते हैं और मसला अंकुर जी का नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत है, ये समाजवादी दिक्कत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, आप देखिए लगातार इस डिबेट में इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वो सवाल भाजपा से प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब बसपा दे रही है। बसपा के जो प्रतिनिधि महोदय हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की स्वीकारता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जबकि आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी गठबंधन जो निरंतर चला आ रहा है, वो 2024 में भी गठबंधन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की राह रोकने के लिए आम जनमानस। क्या ये सच नहीं है अंकुर जी? अंकुर जी, क्या ये सच नहीं है कि निकाय चुनाव में आपके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने लड़े थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी दोनों ने स्थिति स्पष्ट की थी कि आम कार्यकर्ता आम जनमानस का चुनाव है और स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं स्थानीय लोगों की सरकार होती है, इसलिए हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप टिकट दिया। और कहीं ना कहीं आप देखिए जहां पर हम लोगों को ऐसा लगा कि नगर पालिका या नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों के तो अलग अलग लड़ लेते। क्या आपको अनुशासन नेता होने की उम्मीद थी? क्या आपको लगता था कि आप गठबंधन में जाएंगे तो आपके दोनों दलों में अनुशासनहीनता हो जाएगी? जब आप गठबंधन में लड़ रहे थे तभी आप लोग अलग अलग लड़ सकते थे। जी उमेश यादव जी हम बीजेपी प्रवक्ता के पास जाएंगे। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता के पास जाएंगे। एक भी सवाल नहीं पूछने की स्थिति जी भाजपा से तो मैं बहुत स्थिति से पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में चल नहीं ठीक है, जादौन जी के लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं उनसे बात किया जा सकता है। वो लोग संविधान को जो लोग संविधान को अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों की बात समझ में आ गई क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे पास समय बहुत कम है। उमेश यादव जी आप बताइए, उमेश यादव जी वास्तव में ये गठबंधन टूटा कैसे और क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमें लेटर लिखा, हमें पत्र लिखा कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। उन्होंने तलाकनामा भेजा। उनको मेरे साथ हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो 47 से 111 और 125 तक पहुंच गए थे। उनका अपना मकसद और मतलब सिद्ध हो चुका था। उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं लगी। उन्होंने हमें स्वतंत्रता का लेटर लिख दिया। ठीक है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, और हमने स्वीकार कर लिया, हम अलग हो गए। ठीक है ठीक है, तो इस तरह से गठबंधन टूटा। और जादौन जी आपसे बस एक सवाल और बस जादौन साहब से कि इस तरह से तलाकनामा तो आ गया और टूट गया, आपसे क्यों टूटा था? नहीं, हमसे टूटो उन्होंने भाई ऐसा है। उन्होंने सोचा कि हम सपा के साथ अगर जाएंगे तो हमारे जो मकसद है वो हल हो जाएंगे। लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं था सपा में किसी का भला नहीं होना है। सपा में केवल यादव का ही भला होगा। अब एक सवाल और बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि क्या महाराष्ट्र का खेल उत्तर प्रदेश में होने वाला है? जल्दी से सर, अंतिम सवाल, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई इरादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, जनता से संपर्क कर रही है, काम कर रही है। हम अपने उसी में तो चुनाव लड़ेंगे। और अगर जो कोई आप में मिलना चाहता है उस समय, आप में मिलना चाहता है उस समय मिलाएंगे, गले लगाएंगे? मिलना चाहता है, अगर हमारी विचारधारा उसको मंजूर है तो आ जाएगा। संभावनाएं बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो बीजेपी पलक पावड़े बिछाकर बैठी है कि आ जाइए, हमसे मिल जाइए। लेकिन उस तरह से भी ये चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र जैसा खेला उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है? इस पर तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं तो ये कहावत से इसे पूरी तरह से समझ लीजिए कि अगर धुआं उठा है तो आग कहीं न कहीं होगी ही। तो इस बात में कहीं न कहीं कोई न कोई सच्चाई तो है। महाराष्ट्र की लड़ाई वास्तव में यूपी में आई। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए